नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। तो अभी उसी के रिगार्डिंग न्यूज़ है। तो फ्रांस की एक कंपनी जिसका नाम है ईडीएफ, तो वो अभी आने वाले समय में जैतापुर प्लांट में 6 नए न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ना, उनको लगाएगी। ओके, तो ये अभी जो है रिसेंट न्यूज़ आ रही है। तो इसके बारे में हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे अच्छे से कि ये जो जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये कहाँ पर बन रहा है और कब से ये शुरू हुआ है। ओके, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, तो ये कैसे काम करते हैं, ये पूरा का पूरा जो पावर प्लांट होता है, ये कैसे काम करता है। तो इस सब मुद्दों के ऊपर ना अच्छे से हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो यहाँ पर शुरुआत में बात कर रहे हैं कि जो ईडीएफ है, जो कि फ्रांस की यहाँ पर न्यूक्लियर मेजर कंपनी है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के मामले में ये काम करती आई पिछले काफी समय से। तो अभी ये आने वाले समय में 6 न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ना, जैतापुर महाराष्ट्र में लगाएंगे। तो आने वाले समय में 2040 तक जो है, मतलब एक एक करके ये 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, रिएक्टर जो है, इनका यहाँ पर इंस्टॉलेशन करेंगे। तो अभी ये चाह रहे हैं कि मतलब बहुत जल्दी हमारा जो है बाइंडिंग एग्रीमेंट जो है ना, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ होगा। तो जो जैतापुर वाला प्लांट है, तो वो उसको एनपीसीआईएल के तहत ही उसको चलाया जा रहा है। तो अभी अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहा है अभी वो। ओके, तो अभी आने वाले दिनों में जो है ना, जो एग्रीमेंट है वो साइन हो सकता है एनपीसीआईएल के साथ। ओके, तो ये कहना है जैन बर्नार्ड लेवी का, जो कि चेयरमैन है और सीईओ है ईडीएफ के। ओके, तो इसके अलावा आगे बात करें, जो ऑफर दिया जा रहा है ईडीएफ की तरफ से एनपीसीआईएल को, तो ये कह रहे हैं कि ये टेक्नो कमर्शियल ऑफर हमारी तरफ से होगा। तो हम यहाँ पर जितने भी इंजीनियरिंग स्टडीज होंगे, इक्विपमेंट होंगे कंस्ट्रक्शन के लिए, तो हम यहाँ पर वो खुद से प्रदान करेंगे यहाँ पर। ओके, जितने भी हम यहाँ पर 6 ईपीआर रिएक्टर्स लगाएंगे जैतापुर में। ओके, तो ये ईपीआर रिएक्टर्स, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे अच्छे से, तो ये कैसे काम करते हैं। तो ये आखिर में ये भी बात कर रहे हैं ये कि हमें बहुत प्राउड है कि हम इंडियन प्रोजेक्ट का जो है हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो एक अच्छा मेजर माइलस्टोन इसको कहा जा रहा है कि ईडीएफ की तरफ से, अगर ईडीएफ और यहाँ पर एनपीसीआई के साथ जो है, अगर बाइंडिंग फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है अगर हो जाता है आने वाले महीनों में। ओके, तो अगर ये ऐसा होता है, तो जब ये हमारा जैतापुर पावर प्लांट बनेगा ना, तो दुनिया का ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा। और आगे बात करें कि जो जैतापुर पावर प्रोजेक्ट है, तो इसकी जो कैपेसिटी होगी वो 10 गीगावाट की होगी। तो ये मेगावाट में नहीं है। ओके, 10 गीगावाट। ओके, तो ये बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ना, पूरे वर्ल्ड में बनेगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा इसका पूरा कंस्ट्रक्शन। और इसी के चलते यहाँ पर जो फ्रांस की कंपनी है, वो कह रहे हैं कि जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है जैतापुर वाला, तो अच्छे खासे तरीके से जो भारत की जो स्ट्रेटेजी है कि हम यहाँ पर लो कार्बन एमिशन करें, तो उसको उसके ऊपर अच्छे खासे तरीके से ये पूरा उतरेगा। ओके, तो इसके अलावा बात करें जो टोटल कॉस्ट निकलेगी जो प्रोजेक्ट की। ओके, पर यूनिट जो पावर जनरेशन कॉस्ट होगी, तो उसके बारे में भी अभी विचार किया जाएगा, काम किया जाएगा, फिर उसके बाद में बताया जाएगा। और फ्रांस के जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, वो भी जो है ना इन्वेस्टर्स के रूप में अपना अहम रोल जो है ना वो अदा कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए। तो ये कहना है ईडीएफ के सीईओ का। तो देखिए, जब भी हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करते हैं ना, तो इसके कंपैरिजन में जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा एमिशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं ना, वो कोल बेस्ड होते हैं, मतलब कोयले की सहायता से वो चलते हैं। और जब कोयला जो उसको गर्म करते हैं, तो मतलब बहुत बड़े पैमाने पर डस्ट फैलाता है, जिसको हम फ्लाई ऐश बोलते हैं। तो फ्लाई ऐश एनवायरनमेंट को गंदा करती है, सांस लेने में तकलीफें लोगों को आनी शुरू हो जाती है। तो इसके उलट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, तो वहां पर न्यूक्लियर फ्यूल को यूज किया जाता है, बिल्कुल जो कि मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। ओके, तो बिल्कुल ऐसे समझो जैसे पुराने समय में लोग जो है ना, जो चूल्हा होता था वहां पर आग लगा के खाना पकाते थे, तो उससे एमिशंस होते थे, काफी सारी गैसेस होती थी जो हेल्थ को खराब करते थे। लेकिन उसके कंपैरिजन में अभी क्या है, अभी एलपीजी गैस को हम यूज करते हैं, तो उससे एमिशंस जो है ना बहुत कम होते हैं। और जो है ना साफ जो है हवा रहती है, साफ वातावरण रहता है, जिसके रिगार्डिंग जो हेल्थ होती है, सेहत होती है, उसको नुकसान नहीं पहुंचता। तो बिल्कुल इसी के चलते यहाँ पर ये ना नई टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर पावर प्लांट की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं ईडीएफ, तो ये कह रहे हैं कि ये जो है ना ईपीआर टेक्नोलॉजी के सप्लायर बनेंगे। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी होती है, तो उनमें से एक है ईपीआर टेक्नोलॉजी। ओके, तो इसके अलावा बात कर रहे हैं कि जितने भी इंजीनियरिंग स्टडीज होंगी या फिर कॉम्पोनेंट प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज होंगी इन शेयर रिएक्टर्स की, वो ये प्रदान करेंगे खुद से। तो यहाँ पर ये बात करें कि 2018 में फ्रेंच प्रेसिडेंट की विजिट हुई थी भारत में, तो जिसके तहत एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसका नाम था इंडस्ट्रियल वे फॉरवर्ड एग्रीमेंट। ओके, तो जिसके तहत ये यहाँ पर बात कही गई थी, इकट्ठे मिलकर काम करेंगे भारत और यहाँ पर जो फ्रांस की सरकार है इकट्ठे। तो यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट होगा जॉइंटली यहाँ पर जो है ना एनपीसीआई के साथ मिलकर जो है इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो अभी बात करते हैं एपीआर टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये थर्ड जनरेशन प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर डिजाइन होता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वो कैसे काम करे। तो यहाँ पर पानी को प्रेशराइज किया जाता है, मतलब गर्म किया जाता है, जिस तरीके से वो आगे फ्लो करता है और यहाँ पर जो है ना स्टीम जो है ना जनरेट करता है, जिस तरीके से यहाँ पर इसको यूज करते हैं।
तो इसको डिजाइन और डेवलप किया गया था फ्रेमाटोम, और यहाँ पर दूसरी कंपनी है इलेक्ट्रिसिटी दी फ्रांस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईडीएफ बोले, जिसके हम अभी बात कर रहे हैं, जो कि 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाएगा भारत में। तो इसके द्वारा, और यहाँ पर दूसरा है सिमंस जर्मनी में। तो इन तीनों के द्वारा मिलकर जो है ना, ये इस ईपीआर टेक्नोलॉजी को बनाया गया है, डेवलप किया गया है। और यूरोप रीजन में यहाँ पर इस ऐसे रिएक्टर डिजाइन को नाम देते हैं यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर, शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं ईपीआर। और इंटरनेशनल जो इसका नेम है वो है एवोल्यूशनरी पावर रिएक्टर। तो तब भी इसका यहाँ पर नाम शॉर्ट नॉम में यहाँ पर ईपीआर ही पड़ता है। तो यहाँ पर एवोल्यूशनरी पावर रिएक्टर भी बोलते हैं, और यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर्स भी इनको बोलते हैं। तो ये देखिए, ये है जैतापुर का पावर प्लांट जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये डोम बन रहा है। ओके, तो डोम में यहाँ पर यहीं पर न्यूक्लियर रिएक्टर को रखा जाता है। ओके, और इसके अलावा आगे यहाँ पर आते हैं कूलिंग टावर, तो उसके बारे में मैं बताता हूँ। जैसे ये देखिए, तो ये जो बड़े बड़े टावर्स है ना, तो यहाँ पर रिएक्टर नहीं है, रिएक्टर इन डॉम्स के अंदर है। तो ये देखिए, ये न्यूक्लियर रिएक्टर इसके अंतर्गत काम करेगा, और ये है कूलिंग टावर्स। ओके, जो मतलब कि यहाँ पर जो पानी घूमता है ना बीच में, तो उसके बारे में मैं भी बताता हूँ। तो उसको ठंडा करके आके भेजते रहते हैं। ओके, तो स्टीम जो है ना वो बाहर निकलती रहती है इन कूलिंग टावर से। ओके, बाहर निकलती रहती है। तो हर एक यहाँ पर डोम के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, और उस न्यूक्लियर रिएक्टर का यहाँ पर जो है ना एक कूलिंग टावर होता है। तो ये बड़े वाले कूलिंग टावर होते हैं। तो ये एक नंबर हो गया, तो ये 2 नंबर हो गया। इसी तरीके से जितने यहाँ पर रिएक्टर्स लगते जाएंगे ना, तो उतने ही कूलिंग टावर बनते जाएंगे। तो इससे भी आप पहचान कर सकते हो कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में कितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे हैं। ओके, तो ये एक जनरल मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो फिलहाल जो भारत वाला जैतापुर वाला वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ओके, तो वो 2018-19 में ही उसकी जो है ना कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, तो अभी समझते हैं इस टेक्नोलॉजी को, ये पूरा का पूरा पावर प्लांट कैसे काम करता है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर लगा हुआ है। तो ये है, तो ये इतना का इतना है जो एरिया ना, ये सारा का सारा डोम वाला एरिया, जिसका मैंने बताया। जैसे ये वाला, ये डोम बना हुआ है ना, तो ये वाला एरिया डोम वाला एरिया है। तो ये आगे जाके कूलिंग टावर आता है। तो ये जो आप देख रहे हो, तो इसके अंतर्गत कैसे प्रोसेस काम करता है अभी उसको देखने। तो ये देखिए, ये है यहाँ पर पूरा का पूरा कंटेनमेंट स्ट्रक्चर, जहां पर ये लगा हुआ है रिएक्टर वेसल। ओके, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा एरिया है जिसको हम रिएक्टर वेसल बोलते हैं। तो ये काम कैसे करता है, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल रॉड्स लगी हुई हैं, और इसी के अंदर ना हम यहाँ पर जो न्यूक्लियर फ्यूल होते हैं उसको यूज करते हैं। तो यही मेन चीज है न्यूक्लियर फ्यूल। जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं तो वहां पर क्या यूज करते हैं, वहां पर कोयला यूज करते हैं। तो फ्यूल मतलब फ्यूल वो होता है। तो उसका काम क्या होता है कि उस कोल को भी बर्न करके ना, जो है ना, हमने हीट पैदा करनी होती है, और उसी हीट से हमने पानी को स्टीम में कन्वर्ट करना होता है, हाई प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पर भी वैसा ही प्रोसेस है, यहाँ पर भी पानी को ही हमने स्टीम में कन्वर्ट करना है, और उसकी मदद से आगे टरबाइन को घुमाना है, और आगे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। तो यहाँ पर कोल की बजाय हम यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूल यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करता। लेकिन इसका रिस्क यही है कि लीकेज नहीं होनी चाहिए। अगर लीकेज होती है तो यहाँ पर ना नुकसान हो सकता है बड़े पैमाने पर। तो न्यूक्लियर, आप जो न्यूक्लियर बॉम्ब देखते हो, तो वहां पर भी कुछ यहाँ पर सिमिलर चीजें ही होती हैं। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी चीज बात होती है कि इसकी सिक्योरिटी, इन पावर प्लांट्स की सिक्योरिटी। ओके, तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर रेक्टर वेसल है। तो ये कंट्रोल रॉड्स हैं, इसके अंदर यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूल है, जो कि मतलब हीट होता रहता है। और इसके आसपास जो ना यहाँ पर पानी है, ये जो आप रेड कलर में भी देख रहे हो, तो यहाँ पर राइट लेड में ये सारा का सारा पानी है। तो यहाँ पर एक प्रेशर कंट्रोल लगा, वाल्व लगा है, जिसके चलते कितना प्रेशर रखना है पानी का, कितना नहीं रखना, ये यहाँ पर कंट्रोल करते रहते हैं। और जब यहाँ से पानी निकलता है, वो तो यहाँ पर ना काफी गर्म हो जाता है, काफी गर्म हो जाता है। तो ये अलग से यहाँ पर स्टीम जनरेटर वाला यहाँ पर सेक्शन लगा हुआ उसी डोम के अंदर। तो जहां पर कि ये लिक्विड है, पानी है, जो कि टरबाइन, ये टरबाइन है, टरबाइन की मदद से पानी इधर आ रहा है। और दूसरी ओर इधर गर्म पानी जो है ना, काफी हॉट पानी जो है इधर मूव कर रहा है, पूरी अपनी रोटेशन लेता जा रहा है। तो यहाँ पर जब पानी, ठंडा पानी पहुंचता है, तो वो धीरे धीरे गर्म होता है। तो यहाँ पर पूरा रेड हॉट हो गया, फिर बाद में ये जो येलो कलर, ये स्टीम में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो पानी स्टीम में कन्वर्ट हो गया। तो फिर बाद में जो है ना आगे जाएगी स्टीम, तो आगे यहाँ पर टरबाइन लगी हुई है। ओके, तो जो टरबाइन है, जब स्टीम टरबाइन के साथ जो हाई प्रेशर स्टीम आएगी, मतलब पूरा प्रेशर होता है, बहुत दबाव होता है इसका। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल स्टीम जो होती है, देखो पूरी तरह से यहाँ पर एरिया सिर्फ पाइप जितना है जहाँ से उसको फ्लो करना है। और पीछे जो है ना स्टीम का प्रेशर, स्टीम लगातार बनती जा रही है, तो जो आगे स्टीम है उसको प्रेशर मिलता है कि तुम आगे जाओ। और जब हाई प्रेशर स्टीम आगे बढ़ती है, तो पूरी जोर से जो टरबाइंस को घुमाती है। जब टरबाइंस घूमती है, टरबाइन को जो है ना यहाँ पर कनेक्ट किया होता है जनरेटर्स के साथ। तो जनरेटर का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ओके, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो पावर बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जो कि जाती है ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर, ट्रांसमिशन टावर्स के ऊपर। ओके, तो आगे यहाँ पर ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स।
तो उसके बाद जो है पूरी की पूरी ट्रांसमिशन लाइंस बिछती है, जो कि शहरों तक, गांव तक जो है आपको बिजली पहुंचाती है। फिर आपके घरों के पास एक ट्रांसफार्मर लगा, तो जिसका नाम होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसका मतलब ये होता है कि जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है ना, तो यहाँ पर वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है। ओके, जब स्टेप डाउन यहाँ पर जो आपके घरों के आसपास लगा होता है, तो उसको वोल्टेज को कम करता है, मतलब 240 245 जितनी आपके घरों में आती है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस काम करता है। तो अभी देखो, तो यहाँ पर तो हो गया जनरेटर, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से जो स्टीम है ना, तो आगे स्टीम आगे गई, स्टीम ने तो यहाँ पर टरबाइन को घुमा दिया, लेकिन स्टीम आगे चली जाएगी ना, तो फिर जब आगे जाएगी तो उस स्टीम को ना, तो इस कंडेंसर की मदद से दोबारा से उसको ठंडा किया जाएगा। जब स्टीम दोबारा ठंडी की जाएगी ना, तो वो दोबारा से अपनी जो है ना स्टेज जो है ना उसको कन्वर्ट कर लेगी, लिक्विड स्टीम फॉर्म से अपने आप को लिक्विड में ले जाएगी। ओके, तो अभी ये येलो कलर में स्टीम है, और जब ये कंडेंसर बीच में आया तो ये उसको उसने ठंडा किया, तो वो स्टीम दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। ओके, तो ये ठंडी कैसे हुई, तो उसी के लिए हमने यहाँ पर लगाए हैं कूलिंग टावर। ओके, तो कूलिंग टावर का काम यही है। तो यहाँ पर जो है ये टर्बाइंस लगी हुई हैं, तो यहाँ पर जो ना ठंडा पानी मूव करता रहता है, बहुत ठंडा होता है। इनका काम ही होता है कि पानी को ठंडा रखना, कूलिंग टावर्स का। तो यहाँ पर जब स्टीम इसके कांटेक्ट में आती है, तो उसको जो है ना लिक्विड में वो कन्वर्ट कर देती है पानी में, दोबारा से फिर टरबाइन लगी, फिर दोबारा उसी पानी को आगे जो है ना यहाँ पर स्टीम जनरेटर के अंदर लेकर जाया जाता है। फिर दोबारा वही प्रोसेस जो है चलता रहता है लगातार, जिसके चलते स्टीम बनती रहती है और इलेक्ट्रिसिटी ना वो भी जो है जनरेट होती रहती है। तो आगे यहाँ पर क्या बात करें, तो आगे बात की जा रही, तो जो ईडीएफ, तो ये फ्रांस की कंपनी, तो ये चाह रही है कि ये टेक्नो कमर्शियल ऑफर जो है वो एक्सेप्ट हो यहाँ पर, जो जैतापुर पावर प्रोजेक्ट है उसके लिए। तो यहाँ पर एक मेजर स्टेप है लॉन्ग लास्टिंग पार्टनरशिप की, अगर हम बात करें फ्रांस और इंडिया की जो न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज है उसके मायने में। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें ना इस ईडीएफ की, तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी न्यूक्लियर ऑपरेटर कंपनी है। ओके, तो लो कार्बन एनर्जी सोल्यूशन सबसे बड़े पैमाने पर यही दे रही है। ओके, जो ईडीएफ कंपनी है फ्रांस में, तो ये कह रहे हैं कि हमें भी बहुत प्राउड होगा अगर हम इंडिया की सपोर्ट करते हैं इस मेजर पावर प्लांट प्रोजेक्ट में, जिसका नाम है जैतापुर प्रोजेक्ट। ओके, तो यहाँ पर जो भारतीय सरकार का जो डिटर्मिनेशन है ना, कि मतलब वो चाह रहे हैं कि 2030 के एंड तक जो है ना 40% जो एनर्जी भारत में जो जनरेट की जाए, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से फ्री हो, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को हम यहाँ पर कम कर दें 40% तक 2030 तक। ओके, तो अभी इसी डिटर्मिनेशन को हम भी पूरा करेंगे, भारत सरकार की पूरी सपोर्ट करेंगे। ओके, तो ये भी हमारा पर्पस है। ओके, तो ये हम भी यही चाह रहे हैं। तो ये यहाँ पर कहना है कंपनी के सीईओ का। इसके अलावा जब पूछा गया कि जो ईडीएफ का जो यहाँ पर रेफरेंस है, कि यहाँ पर जो जैतापुर प्लांट को जो जिस रेफरेंस के हिसाब से आप बनाओगे, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने आंसर किया कि यहाँ पर फ्रांस का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसका नाम है फ्लैमनविले, तो यहाँ पर उसकी वो भी मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन था अभी, लेकिन उसकी 2022 एंड तक उसमें फ्यूल लोडिंग कर दी जाएगी। तो फ्यूल वही है, न्यूक्लियर फ्यूल। ओके, तो वो उसमें लोड कर दिया जाएगा, फिर धीरे धीरे जो ना उसको मतलब शुरू कर दिया जाएगा उस प्रोजेक्ट को। तो वही जो यहाँ पर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट है, ये रेफरेंस के तौर पर जो है ना देखा जाएगा, मतलब जो होता है ना कि जैसे सहायता लेनी है कि वो कैसे काम कर रहा है, तो बिल्कुल ये वाले प्लांट से सहायता लेकर, रेफरेंस लेकर जो है जैतापुर पावर प्रोजेक्ट को यहाँ पर आगे बढ़ाया जाएगा, कंप्लीशन की ओर ना लेकर जाया जाएगा, और 2040 तक जो है एक एक करके 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है यहाँ पर लगाए जाएंगे। तो एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगता है, तो उसके साथ पूरा कूलिंग टावर पूरा का पूरा सेटअप होता है। ओके, तो काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है ये। और इसके आगे जब बात करें हम, तो ये जो जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो ये भारत में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये अगर बन जाता है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग स्टेशन होगा, पावर प्लांट होगा, जिसकी कैपेसिटी अभी हमने बात की तो 9900 मेगावाट के आसपास, मतलब वही 10 गीगावाट के आसपास इसकी कैपेसिटी होगी। और ये पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा यहाँ पर प्रपोज किया गया, अभी काम शुरू हो चुका है। तो ये बनाया जा रहा है कहाँ पर, मधवान विलेज, ओके, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे की कहानी ये है कि 6 दिसंबर 2010 को एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि यहाँ पर जो फर्स्ट सेट ऑफ 2/3 जनरेशन, तो यहाँ पर जो है ना पहली बार जो यहाँ पर ईपीआर टेक्नोलॉजी के जो रिएक्टर्स हैं, तो वो लगाए जाएंगे। तो 2010 में ये एग्रीमेंट हुआ था, शुरुआत इसकी अब 2018-19 में हुई है इन रिएक्टर्स को लगाने की, अभी तो काम चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर फ्रांस के साथ ही हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि आने वाले 25 सालों तक न्यूक्लियर फ्यूल की जो सप्लाई है ना, तो वो हमें मिलती रहेगी। तो ये उस समय के जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे उनका नाम था निकोलस सरकोजी, और भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। ओके, तो यहाँ पर जो फ्रेंच स्टेट कंट्रोल जो यहाँ पर न्यूक्लियर इंजीनियरिंग फर्म है, यहाँ पर जो सरकारी कंपनी है फ्रांस में, जिसका नाम है अरीवा एसए, और जो भारत की यहाँ पर स्टेट और न्यूक्लियर ऑपरेटर कंपनी, इसका नाम न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। तो इसकी कुल जो वैल्यू थी वो 9.3 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास थी जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। ओके, तो अभी पहला सेटअप लग रहा है। ओके, तो अभी धीरे धीरे और इसको एनहांस करेंगे,
और इसके अलावा बात करें कि जो जनरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट यहाँ पर साइन हुआ था, यहाँ पर उस एग्रीमेंट का नाम क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ टेक्निकल डाटा एंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इन द पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो यही मतलब पूरा प्रॉपर नाम है एग्रीमेंट का। कहने का मतलब ये है, एग्रीमेंट के यहाँ पर एक टर्म में लिखा हुआ है कि पीसफुल यूज करना है। ओके, भारत को तभी जो है ना यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी जो है ना, न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सबसे अहम बात थी। ओके, तो बहुत समय लगा भारत को भी मतलब ऐसे न्यूक्लियर फ्यूल की डील करते करते। ओके, तो 2007-8 से मतलब काफी प्रेशर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। फिर बाद में अमेरिका के साथ हमारी न्यूक्लियर डील हुई, फिर धीरे धीरे बाकी देशों के साथ भी ऐसे डील होनी शुरू हो गई हमारी कि हम जो है ना भारत न्यूक्लियर फ्यूल को यूज कर सकता है। लेकिन पहले क्यों सैंक्शंस लगे? पहले इसलिए लगे क्योंकि भारत ने 1998 में पोखरण परीक्षण किया था, तो वहां पर भी न्यूक्लियर फ्यूल ही यूज होता है, जिसको हम कहते हैं कि परमाणु परीक्षण जब जब किया था, परमाणु धमाका हुआ था पोखरण, राजस्थान में एरिया पड़ता है। तो जिसके चलते भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए यूएसए के द्वारा कि ये न्यूक्लियर फ्यूल का गलत इस्तेमाल करेंगे आने वाले समय में, एटम बम बनाएंगे। और तो अभी उसी के चलते ना काफी समय लग गया। ओके, तो 2010 में जाके एग्रीमेंट साइन होता है कि न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई होगी 25 सालों तक, और 2018-19 में इस यहाँ पर पावर प्लांट की कंस्ट्रक्शन ही शुरू होती है। और अभी बात करते हैं एनपीसीआईएल के बारे में। तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये भारत सरकार का ही एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसका कि यहाँ पर जो बेस है वो मुंबई है, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर यहाँ पर है। तो ये पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करता है। ओके, तो ये फिर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो बिजली बनाने के लिए यहाँ पर न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करना है, जिसके अंतर्गत ये काम करता है। और इसको की एडमिनिस्टर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा। तो यहाँ पर कोई मंत्रालय नहीं है, कोई पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी जैसे, तो सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है। तो अभी मतलब कौन यहाँ पर इसको जो है ना टेक ओवर करके चलता है? तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है, जिसके अंतर्गत ये डिपार्टमेंट होता है। डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं वो कि क्या गतिविधि चल रही है। ओके, तो इसको बनाया गया था 1 सितंबर 1987 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। ओके, तो ये पूरा एड्रेस है उसका, इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ मुंबई याद रखें। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये बॉडी है, स्टेट ऑन ये एंटरप्राइज है। ओके, इसका पर्पस है पावर जनरेशन का। इसका जो रेवेन्यू है तो वो यहाँ पर तकरीबन 13,000 करोड़ के आसपास है। ओके, अगर हम इसको डॉलर की टर्म में देखें तो 1.8 बिलियन यूएस डॉलर इसके हिसाब से इसका जो यहाँ पर ईयरली रेवेन्यू बनता है। तो ये है भारत का मैप, तो ये है अरेबियन सी। ओके, तो इस साइड महाराष्ट्र का मुंबई जो है सिटी पड़ता है, जो कि कैपिटल है। तो यहाँ पर ही यहाँ पर जैतपुर एरिया का जो ये यहाँ पर जैतपुर का एरिया है, गांव का नाम मैंने अभी आपको बताया। तो यहीं पर पड़ा हुआ लगता है यहाँ पर जो है ना, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है लगाया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिसके जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है। ओके, तो इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो इसके आसपास एक नदी भी पड़ती है जिसका नाम है वागोता रिवर। ओके, तो इसका भी नाम याद रखें कहाँ पर पड़ती है, किस रीजन के आसपास पड़ती है। और तो ये यहाँ पर अरेबियन सी का ही एरिया है सारा। ओके, तो ये देखिए, ये नदी आ रही है ओके इधर से, तो नदी यहाँ पर अरेबियन सी में समा जाएगी जाकर। तो इसी के यहाँ पर एरिया के आसपास पड़ता है जैतापुर, यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, तो आई होप आपको एरिया लोकेशन आपको पता चल गई कि कहाँ पर ये पड़ता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट करें तो ये जैतापुर का रीजन, तो इसी के एरिया के अंतर्गत ये गांव पड़ता है महात्मा। तो यहाँ पर ही इस लोकेशन यहाँ पर है एग्जैक्टली इस पावर प्लांट की। ओके, तो ये आइलैंड जैसा ही यहाँ पर एरिया पड़ जाता है, यही रिवर यहाँ से जाती है। ओके, तो ये नाम है इसका वघोता रिवर। ओके, तो ये यहाँ से निकलती है इसके आसपास से। तो कैसा लगा लेक्चर? अपना फीडबैक जरूर दें और शेयर करें इस लेक्चर को, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।